असल नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के मसाइल बहुत फैले हुए हैं जी। सामने की चीज़ें हैं, ताजरों की हड़ताल हो रही है, बलूचिस्तान में लोगों को उतार के गाड़ियों से मारा जा रहा है। वो कहते हैं लिसानी नहीं है, पंजाबी को बलोची ने नहीं मारा बल्कि दहशत गर्दों ने पाकिस्तानी को मारा है। वहाँ एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, तय हुआ है कि कुछ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सियासतदान क्या कर रहे हैं वो एक अलग कहानी है। लेकिन एक और बड़ी मज़ेदार स्टोरी आई है कि खबर ये थी कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो है वो चांसलर का इंतखाब लड़ रहे हैं, और ख्याल था कि वो इंतखाब बड़े ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं। और पहले शायद लीड्स यूनिवर्सिटी के वो रह चुके हैं, लंदन में उनकी बड़ी शोहरत है। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कैसी शोहरत है, उस वक्त तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी थे। जब वो उनकी शोहरत वो इंग्लैंड में थे या इंग्लैंड में उनकी शोहरत थी, यहाँ ये कहा गया था कि इंटरनेशनल प्ले बॉय हैं, तो वहाँ क्यों उनको? ऑक्सफोर्ड का तो एक इमेज है, एक मकाम है, एक दर्जा है, एक बहुत संजीदा लोग हैं। बरसगीर में तो ख़ास तौर पर हमारे यहाँ तो ये सूरत हाल है कि किसी और यूनिवर्सिटी का PhD करके आता है तो उसको उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के ट्राई पास को दी जाती है, और जन ट्राई पास पर BA ऑनर्स को दी जाती। हमारे साथ थे कई जो ट्राई पास थे ऑक्सफोर्ड के, MMM मुझे पढ़ाते रहे। तो ये जो सूरत हाल हुई यहाँ, तो लोग इस पर बहुत सी बातें कर रहे थे। टेलीग्राफ ने एक स्टोरी दे दी कि डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो है वो चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है। किसी ने कहा कि ये स्टोरी पाकिस्तानी दिलाई होगी। डेली टेलीग्राफ पाकिस्तान की एक ऐसी स्टोरियाँ देता रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ जाती रही थी, अब हो सकता है कि उसको ये फीड कर दी हो। किसी ने कहा फीड नहीं की होगी, उन्होंने चलो कहा बैलेंस करने के लिए स्टोरी दे दी होगी। और उस स्टोरी में उन्होंने कहा कि एक तो औरतों के बारे में जो उसकी राय है, दूसरी तालिबान के बारे में राय है। हम समझते हैं कि औरतों के बारे में बड़ी लिबरल राय है इमरान की। उन्होंने वो राय कोट की है जिसमें ये तासुर मिले कि वो बड़ा बाइस्ड है और औरतों के लिबास के बारे में बड़ी क्रिटिसिज्म करता रहा है और बहुत प्रो तालिबान है, और बहुत सी बातें इस तरह की कही हैं। क्यों कही हैं? क्या नॉमिनेशन रखवाने, पहले नॉमिनेशन होती है ना जी, उसकी एक कमेटी नॉमिनेट करती है। लोगों को कहना कि संजीदा लोग होते हैं, वो इन चीज़ों पे नहीं जाया करते। क्या नक्शा बनता है, क्या नहीं करता है, पहले तो हम आज इसी पे बात करते हैं। सिकलैन इमाम साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी आप उनको सुनते रहे। उनसे पूछते हैं इस दिलचस्प सूरत हाल का। मैं तो दिलचस्प ही कहूँगा जी, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ जी। हमारे यहाँ तो सब कॉन्टिनेंट के, जैसे मैंने कहा, ऑक्सब्रिज ट्रेडिशन जिसे कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को वो ऐसा समझा जाता था कि इससे बड़े कोई इदारे नहीं हैं, तो इसलिए हम भी बड़े गौर से इसको देख रहे थे। सिकलैन इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये क्या सूरत हाल है? इमरान खान के चांसलर बनने की क्या वहाँ अफवाहें थीं और उस पर क्या डेली टेलीग्राफ ने क्या कहानी डाली है? देखिए, डेली टेलीग्राफ एक ऐसा अखबार है जिसकी क्रेडिबिलिटी या जिसकी एक साख पर हमेशा सवालात उठते रहे हैं। ख़ास तौर पर तो पाकिस्तान में। ये यहाँ भी, यूके में भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कुछ अखबारात जाने जाते हैं अपनी इंडिपेंडेंस के हवाले से, कुछ कैंपेन चलाने के लिहाज से, कुछ सेक्स स्कैंडल्स के लिहाज से जाने जाते हैं। तो ये पूरे मगरिब में अखबारों की एक आप कह लें कि एक तनव्वो है। हमारे यहाँ सारे, जिस तरह पाकिस्तान में सारे अखबारों को एक जैसा समझा जाता है, बाज़ औक़ात ये सोचे बगैर कि इसमें कौन प्रोग्राम कर रहा है या कौन लिख रहा है, वो नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे ये लोग इस बात की बहुत तमीज़ करते हैं कि अगर अखबार फर्ज कीजिए इंडिपेंडेंट है या गार्डियन है, द गार्डियन, या द टाइम है, इस तरह के जो अखबारात हैं इनकी बड़ी साख है। स्टेट्समैन है या स्पेक्टेटर है, इनकी एक लेफ्ट की लीनिंग है। तो ये अखबारात की ऐसी साख मौजूद है और लोग उसके मुताबिक ही खबर को चस्के के साथ पढ़ते हैं या संजीदा होकर पढ़ते हैं या कोई पॉलिसी पेपर के तौर पे पढ़ते हैं या एक आम से एक ठीक है। समझे दूसरा सा अखबार समझते, टेबलॉइड समझते हैं। तो इसलिए अखबारात को देख के यहाँ पे लोग राय कायम करते हैं। डेली टेलीग्राफ ने जो लिखा है या डेली मेल ने जो लिखा है, ये इनके रीडर्स की अपनी अपनी एक लॉबी है। ठीक है। तो वाले से देखा जाएगा इस सारे इलेक्शन को, इस खबर को। नहीं, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन ओवरऑल क्या इसका चांसलर के इलेक्शन लड़ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जिसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाए कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या सियासी एज हासिल हो जाता उन्हें अगर वो ये इलेक्शन लड़ लें और जीत जाएं? और इस खबर के आने के बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी वहाँ? सजा साहब, असल में कुछ चीज़ों की एक अलामती हैसियत होती है
इस खबर यानी इस अगर इमरान खान साहब अब तो खैर वो बाकायदा रेस में शामिल हो गए हैं, इससे पहले ये इस बरस के आगाज से ये नाम आना शुरू हो गया था कि इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन कोई हतमी तौर पर उनका किसी पेपर पे किसी ने नॉमिनेशन नहीं की थी। लेकिन अब उनकी नॉमिनेशन लोगों ने फाइल कर दी हुई है, और इसका बाकायदा ऐलान जो है उनके जो एक मोतमद खास रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने ट्विटर पे किया है। और अब बाकायदा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वेब है उस पे भी है कि ये कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन हतमी फहरिस्त जो होती कैंडिडेट उम्मीदवारों की वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में जारी की जाती है, ठीक है। जो अभी जाहिर है नहीं आई है। लेकिन जो मशहूर नाम जो अब तक आ चुके हुए हैं कि ये लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, उनमें पीटर मैंडलसन है जो कि टोनी ब्लेयर के एक मोतमद खास थे, फिर एक विलियम हेग हैं जो कि डेविड कैमरॉन के वजीर खारजा भी रहे थे और उनके सेक्रेटरी भी रहे थे, उनकी काबिना के रुकन रहे थे। और फिर उसके बाद एक लेडी एशली एंजेलोना एंजियोलिनी है, और फिर एक लेडी मार्गरेट हैं, फिर एक कोई रेयान अहमद साहब हैं, जो कि अननोन से नेम्स यानी नाम भी हैं। ठीक ये है। लोग इलेक्शन लड़ेंगे, तो अब देखते हैं इनमें क्या बनता है। जो अगर आप वजन देखें तो फिलहाल यानी अखबारों ने, अब आप जिस तरह चाहे इसने जिस अखबार का आप जिक्र कर रहे थे, इसने ये खबर के तौर पे दिया है या तज्जिए के तौर पे दिया है या एक स्कैंडल बनाने की कोशिश की है, यानी एक टेबलॉइड की तरह ये खबर देने की कोशिश की इमरान भी लड़ रहे नहीं लड़ रहे। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि इमरान खान के नाम के आने के बाद एक एक्साइटमेंट, एक जोश और वलवला जो है वो इन इलेक्शंस में पैदा हो गया, वरना अब तक इन इलेक्शन को सिर्फ एक टॉप क्लास या इलीटिस्ट यूनिवर्सिटी ठीक है। के चांसलर के इलेक्शन के तौर पे देखा जा रहा था, जिसमें जिसके पास इख्तियारात सिफर होते हैं। सिर्फ एक, जिस तरह पाकिस्तान के आइन में सदर के पास एक सेरेमोनियल पोजीशन है कि जिसके पास इख्तियार सिफर है, बल्कि शायद सदर पाकिस्तान के पास दो चार इख्तियारात हैं भी, चांसलर के पास जो ऑक्सफोर्ड का जो चांसलर बनता है उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता, सिर्फ एक सेरेमोनियल पोजीशन होती है। तो आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त कितने चांसेस हैं इस पूरी दौड़ में? नाम बड़े बड़े गिनाया आपने, जो काबीना में रहे हैं, बरतानिया में दार है, वो भी नोन लोग होंगे। अगर उन लोगों के मुकाबले में इमरान खान को खड़ा किया गया तो कुछ चांस होगा इसका? तो जो इसके दोस्तों ने इसको इसमें इस अखाड़े में उतारा है, मैं यही कह सकता हूँ। सजा साहब, इस इलेक्शन में अगर इमरान खान कामयाब होते तो उनकी एक यूं कह सफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी है, और पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शन में उसका एक रिफ्लेक्शन ये होगा कि उनको वहाँ पे यानी बकौल उनके हामियों के प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनको जेल में रखा हुआ है, बावजूद इसके कि वो बरी हो चुके हुए काफ़ी सारे मुकदमों से, जो बुनियादी मुकदमात जो उन पर चल रहे थे। तो उस पर एक सियासी दबाव बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, बैनुल अक़वामी सतह पे अगर देखा जाए तो एक ज़ाहिर उनकी शोहरत बढ़ेगी और ये दुनिया में बात होगी। सो ये इंटरनेशनल मीडिया ज़्यादा फोकस करेगा पाकिस्तान में कि एक ऐसा शख्स जो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बल्कि आप टॉप 5 में भी इनको शुमार कर सकते हैं, उसका ये चांसलर जब बन जाते हैं तो सारी दुनिया में बात होगी इस आदमी को जेल में क्यों रखा हुआ है, और अगर इस यूनिवर्सिटी इलेक्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये क्लीन है, यूं भी समझा जाएगा। लेकिन मजेदार बात जो मैंने जो बड़े नाम बताए आपको, इसमें आप बड़ी बुनियादी चीज सजा सब समझने की जरूरत है कि इस इलेक्शन के जो इलेक्टोरेट्स हैं, यानी वोटर्स जो है वो कौन है। वो आम बरतानवी आवाम नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने या तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है सन 2023 से पहले तक। अच्छा, ठीक है। हाँ, सन 2023 के बाद यानी 24 में या सन 2023 के बाद उन्होंने अपनी डिग्री वसूल नहीं की है, तो वो लोग वोटर्स नहीं डाल सकेंगे। फिर ये कि सिर्फ ले लेना ही काफी नहीं, बल्कि अपने को एज वोटर रजिस्टर भी कराना है। तो वोटर रजिस्ट्रेशन की तारीख भी 18 अगस्त को खत्म हो चुकी हुई है। इससे पहले जिन लोगों ने अपने आप को वोटर रजिस्टर करा लिया है तो उनकी तादाद तकरीबन 2.5 लाख बन रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये 2.5 लाख बहुत बड़ी तादाद है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो ऐसे वोटर्स हैं वो 2 लाख बनते हैं। ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अब ये तब्दीली अपने सिस्टम ऑफ इलेक्शन में ये की, क्योंकि ये पहले से इस ज़्यादा इस तरह इलेक्शन नहीं हुए थे। इससे पहले ये जो क्रिस्टोफर पैटन जो थे, जो कि हांगकांग के गवर्नर थे, जो जिनकी नामजदगी ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी, यानी क्वीन या किंग करता था बरतानिया,
उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था इस साल के बिल्कुल आगाज में, तो उस वक्त से इस इलेक्शन की बातें होनी शुरू हो गई थी। अच्छा, ठीक और है। अब तक चांसलर की ये हैसियत थी कि जो एक बार बन गया वो लाइफ यानी उम्र भर के लिए रहेगा चांसलर, क्योंकि इख्तियार तो कोई होता नहीं, एक ऑनररी पोजीशन है। लेकिन इस मरतबा इन्होंने इलेक्शन में ये अपने रूल्स में तब्दीली की, जो भी बनेगा वो 10 साल के लिए बनेगा सिर्फ। तो अब एक तो ये कि ये 2.5 लाख वोटर्स हैं, और अब इन 2.5 लाख वोटर्स में जो एक बड़ी तादाद जो फाल नजर आएगी वो ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने गुज़श्ता 20 सालों में बीए या कोई डिग्री या पीएचडी की है, या क्योंकि ज़ाहिर है बहुत बूढ़े लोग होंगे, या तो ये हम तस्वुर कर सकते हैं इस दुनिया से चले गए हों, या वो इतने इनएक्टिव हों कोई हिस्सा ही ना ले। लेकिन ये जनरेशन जो है, जो ऐसे 20 साल पहले या 30 साल से ज़्यादा पुरानी जो नस्ल है, ये ज़रूर हिस्सा लेगी। अच्छा, अब जब आप ये बात कर रहे हैं इमरान खान की वर्सेस जो 3 कैंडिडेट्स में बताओ, पीटर मेंडलसन, विलियम हेग और जो एशली जो खातून एक है, इनमें नज़र ये आ रहा है कि पीटर मेंडलसन कोई अच्छी शोहरत के आदमी नहीं रहे टोनी ब्लेयर की वजह से, क्योंकि टोनी ब्लेयर ने इराक वॉर में हिस्सा लिया जिसकी वजह से बहुत बदनाम हो चुके हुए हैं। आम पढ़े लिखे लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। विलियम हेग की भी हैसियत पीटर मेंडल से भी खराब है। तो ये वजीर टोरी पार्टी के मेन लीडर जरूर रहे हैं, या लेबर पार्टी के लीडर पीटर मेंडलसन जरूर रहे हैं, लेकिन इन सबकी साख उतनी क्रेडिबल नहीं है जितनी कि एशली खातून के हैं। तो अब लग ये रहा है कि जो अगर मुकाबला होगा आखिर में बाकायदा, यानी जो कैंडिडेट आखिर में जो बचेंगे, क्योंकि ये भी सिस्टम है कि इसमें दर्जा बंदी के साथ वोटिंग कर सकते हैं आप, यानी एक बैलेट पेपर पे आप जितने भी कैंडिडेट सबकी दर्जा बंदी के साथ वोटिंग कर सकते हैं, यानी रैंकिंग कर सकते हैं कि मेरा वोट पहले ए को जाए, या बी को अगर नहीं जा सकता उसके बहुत ही कम वोट है तो फिर वो सी को चला जाए। तो इस दर्जा बंदी की वजह से जो लग ये रहा कि इम्कान होगा कि या तो वो विमेन इशू का मसला बनेगा कि जी एक पहली खातून चांसलर मुंतखब होंगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो उसमें वो लेडी एशली आ सकती हैं जो स्कॉटलैंड की समझे कि अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल, जो भी एक ओहदा, उसके नाम कुछ और बनता है लेकिन उस जरा का एक ओहदा बनता है, ठीक है। और या फिर मुकाबला अगर होगा तो इमरान खान के दरमियान होगा। तो अब लेकिन देखना यह है कि इमरान खान की जो शोहरत है ऑक्सफोर्ड में वो उन लेडी एशली की निस्बत बहुत ज़्यादा है। जिस तरह नाम बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो इमरान खान हर लिहाज से नामी गरामी है। चाहे उनको ये अखबार स्कैंडल बनाएं या कुछ भी करें, लेकिन क्योंकि इस वक्त मौजूदा हालत में जो उनकी गिरफ्तारी है और फिर जो अखबारों में जिस तरह आ रहा है कि उनको हटाया गया था अमेरिका के दबाव की वजह से, और पाकिस्तान आर्मी के पर एक इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने हटवाने में मदद की, मतलब हक़ाइक़ जो मर्जी हो, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी मीडिया जिस तरह कवर कर रहा है और फिर एक उनको जिस तरह गिरफ्तार रखा गया है, तो वो एक किस्म के वो विक्टिम हमदर्दियां उनके साथ हो जाएगी, हमदर्दियां उस लिहाज से बढ़ रही हैं उनकी। तो डेली टेलीग्राफ की स्टोरी तो उनके हक में गई, फिर इसका मतलब है यानी उनके हक में जाए ना जाए, लेकिन आप जैसे मैंने अर्ज किया अभी कि इससे पहले इस इलेक्शन पे इतनी ज्यादा कवरेज नहीं हो रही थी। ठीक है। लेकिन इमरान खान के आते ही देखिए लिमॉन डिप्लोमेटिक ने दी है, जो कि फ्रांस का बहुत ही प्रेस्टीजियस और बहुत पुरवकार अखबार है। न्यूयॉर्क में थोड़ी सी खबरें आ रही हैं, अमेरिका के मौक़िर जरीदे जो उनमें बातें हो रही हैं, इकोनॉमिस्ट में खबर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे और भी जितने बड़े बड़े जो इंग्लैंड के अखबार हैं उनमें, फिर ऑक्सफोर्ड के अंदर के जो स्टूडेंट्स यूनियन के जो अखबार हैं उनमें तफसीलात आ रही हैं। तो ये मौजू बन गया हुआ है और अभी ये बढ़ेगा, क्योंकि ये अक्टूबर की 28 तारीख को जाके कॉन्वोकेशन होता है और उसमें ऑनलाइन वोटिंग की सहूलत दी जा रही है इस मरतबा। अच्छा। कि आप वोट जो है वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जरूरी कि आपको ऑक्सफोर्ड में जाके कॉन्वोकेशन में देना पड़े। आप अपने जिसने अपने को रजिस्टर कराया है उसको एक उसका अपना पासवर्ड और लिंक मिल जाएगा और वो उस पर बैठ के वोट दे सकेगा। तो इसमें मतलब इम्कान तो ये नजर आ रहा है कि सिर्फ इन दो के दरमियान आखिर में मुकाबला होगा। ये पीटर मेंडलसन और विलियम हेग वगैरह, ये जैसे दूसरे जो सारे नाम हैं, ये लेडी मार्गरेट, सब साफ हो जाएंगे। लेडी एशली और इमरान खान तो कद-आवर शख्सियत के तौर पे, शोहरत के लिहाज से, और ज़ाहिर है क्रिकेट और ऑक्सफोर्ड की क्रिकेट में इमरान खान का नाम बहुत ज़्यादा है, यानी एक तो क्रिकेट की वर्ल्ड ओवर। और फिर एक और चीज़ हम भूल रहे हैं, जो मेरे दोस्त एक मतलब बड़े अच्छा उन्होंने निशानदही की थी, ताहिर मलिक साहब हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। जी जी जी।
ये जनरेशन गुज़िश्ता 40 साल की जो जनरेशन है, यानी समझिए 80s से लेकर 1980s से लेकर 1990s 2010 एंड 2020s, इस पूरी जनरेशन ने बड़ा नाम जो क्रिकेट या शोहरत के लिहाज से देखा है वो इमरान खान का। तो और यही जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने वोट डालने हैं। तो वो शोहरत ही सिर्फ नहीं है, अब उसके साथ एक यानी हमदर्दी भी बन रही है। तो अब या तो औरत के फैक्टर की वजह से लेडी एशली जीत जाएं या इमरान। तो अब ये फैसला वोटर्स ही करेंगे। चले, ये लेकिन दिलचस्प मुकाबला हो रहा है जी वहाँ ऑक्सफोर्ड में। देखें, इंतज़ार करते हैं हम भी उसका। लेकिन ये कहानी जो है हमारे यहाँ बिल्कुल एक स्कैंडल की तरह फैल गई है। बहुत शुक्रिया आपका सिकलैन इमाम साहब, बहुत मुख्तर वक्त में आपने बहुत तफसील के साथ तमाम कैंडिडेट का तारफ़, पूरा मजाज उसका जो है वो हमें समझा दिया है, और इसके इस इलेक्शन में क्यों वो दाखिल हुए हैं ये भी बता दिया है, और इसके क्या नताइज निकल सकते हैं ये भी हम समझ सकते हैं। इसी के साथ वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर हो। जी नाज़रीन किराम, मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त सबसे नाजुक, सबसे अहम सूरत हाल बलूचिस्तान की है, जहाँ जगह जगह दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। लोगों को गाड़ियों से उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड देख कर उनको मारा जा रहा है। वज़ीर आला कहते हैं कि ये यूँ ना समझें कि बलोचों ने किसी पंजाबी को मारा है, बल्कि ये समझें कि दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। बातें करने की अच्छी हैं। एक लंबे अरसे से हम बलूचिस्तान की सूरत हाल से दो चार हैं। उसमें गलती हमारी भी है, हम कभी गलत इकदाम उठा। आखिरी इकदाम तो परवेज़ मुशर्रफ ने बुकती के हवाले से उठाया, जिसके नतीजे के तौर पर एक ख़ास तबके ने बलूचिस्तान में अहमियत इख्तियार कर ली, बल्कि उसका फ़ायदा उठाया। शो तो वो उनसे हमदर्दियाँ करते हैं, लेकिन उनके कंधे पर बंदूक रख के वो चलाना चाहते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा है? एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है वहाँ, और वो तय किया गया है कि इस कार्रवाई को हम बिल्कुल 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 ऐसी सूरत हाल पैदा करेंगे कि दहशत गर्दों को छुपने की कोई पनाह नहीं मिलेगी। यानी उनके कौन से मुज़ाकरात, कौन सी गुफ्तगू नहीं, बस अब दहशत गर्दों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने तूल अर्ज़ में बलूचिस्तान के 10 जगह पे, 9 जगह पे कम अज़ कम दहशत गर्दी के हमले किए हैं, और बता दिया है कि हर जगह उनकी प्रेजेंस मौजूद है। ये कोई छोटी बात नहीं है जी, और हमारे ऐलान से बात नहीं बनती, या वज़ीर दाखिला के ये कहने से कि बलूचिस्तान में हम ये तो SHO की मार है एक, और किसी ने कहा ना कि वज़ीर दाखिला को बलूचिस्तान में एक SHO की तलाश है। तो इतना आसान काम नहीं है। कैसे काम हल होगा, कैसे मसला तय होगा? बहुत से सियासतदान भी बात करने के लिए भागते हैं, बात खुल के करते नहीं हैं, एहतियात करते हैं या क्या करते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे साथ इस वक्त शहज़ादा जुल्फ़कार साहब, जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं बलूचिस्तान के, और कोयटे में बैठकर वो सारी सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। उनसे हम पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं कि इसको नक्शा उनको क्या दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम शहज़ादा जुल्फ़कार साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत का से? शुक्र है जी। क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान की? एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जगह जगह दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, होते रहते हैं, लेकिन अब कुछ शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। तो क्या आपको क्या नज़र आता है नक्शा साहब? मीर साहब, ये मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी था कि तमाम मिलिट्री लीडरशिप और जो पॉलिटिकल लीडरशिप वो आए और आकर यहाँ टाइम गुजारे, मिले लोगों से, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है उनसे बात करें और उनकी बात सुने कि वो क्या कहते हैं, और उनके मौक़िफ़ को सुनने के बाद उनको भी ऑन बोर्ड लें कि भाई जो कुछ हो रहा है, क्या आप इसकी अप्रूवल देते हैं कि बेगुनाह लोगों को इस तरह से मार दिया जाए, बसों से उतार कर मार दिया जाए, या पूरे पूरे 6 घंटे 8 घंटे जो है पैरालाइज कर दिया जाए मुख्तलिफ उसको शाहराहों को। आम आदमी के लिए उसका जीना महाल, सफर करना महाल, ये कोई है? मेरे ख्याल में किसी ने बात नहीं की। उन्होंने मीटिंग भी की, चीफ मिनिस्टर से अलग मीटिंग भी की, अपने तौर पर मीटिंग की। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल लोगों को बुलाया, जिसमें डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब जो साबिक चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हेड भी हैं, वो भी इसमें थे। अजहर खान अचकजई की क़यादत में अवामी नेशनल पार्टी का वफ्द था। JUI का वफ्द मीर यूनुस अजीज ज़ैरी के क़यादत में था। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अब्दुल खालिक हज़ारा के उसमें वफ्द उसमें था, और उसके अलावा दूसरे जो पार्टीज में एक आध पार्टी में और था।
नहीं अगर थे तो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का कोई नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं ठीक। था, सरदार अख्तर मैंगल का नुमाइंदा कोई मौजूद नहीं था। लेकिन मकसद, पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि देखें, आप ये बात कर रहे हैं, सब ने ये बातें की। मैं जब जो मुझे अंदर के लोगों ने जो बात बताई है, जो वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो बाहर आके जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा सिर्फ इसका काइनेटिक या मिलिट्री ऑपरेशन इसका हल नहीं है, आप बातचीत भी करें, बेशक आप ये कर लें लेकिन बातचीत करें। तो उस पे प्राइम मिनिस्टर ने तमाम लोगों की बातें सुनते रहे और फिर जब डॉक्टर मालिक ने बात की तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपका मौक़िफ़ हमें पता है, क्योंकि आपको तो पता है मीर साहब अलाई रहे हैं, बड़े क्लोज अलाई रहे हैं नेशनल पार्टी। उस वक्त जब 22 लोग थे, मेजॉरिटी पार्टी थी, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी अपनी पार्टी की। उन्होंने कहा डॉक्टर मालिक साहब आप लीड करें। ठीक है। और गवर्नर जो है उन्होंने महमूद खान अचकजई के भाई को बना दिया कि हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। ठीक है। उन्होंने कहा आपका मौक़िफ़ हम जानते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि जिस शख्स के हाथ में गन है उसके साथ हम क्या करें? सब लाजवाब हो गए। जो उसमें तमाम लोगों ने बहरहाल ये बातें की कि आपको पॉलिटिकल उसका जो एस्पेक्ट है उसको भी देखना चाहिए और पॉलिटिकल लोगों के साथ भी आपने रवाबित रखने हैं, उनको बढ़ाना है। सबसे मेरे ख्याल में हार्श व्यू अगर था तो अवामी नेशनल पार्टी के जो असगर अचकजई साहब है उनका था, बहुत हार्श व्यू था उनका। लेकिन मुझे जो अब अंदर के लोगों ने बताई कि वो यही कहते हैं कि भाई आप जो कुछ कहें, हमने बलूचिस्तान के हालात सुधारना है। अब वो किस तरह सुधारते हैं? जाहिर है काइनेटिक ऑपरेशन तो अपने तौर पर चलेगा, जिन्होंने ये किया उनको पकड़ना भी है, सारा गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है। लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटिव भी कोई तब्दीलियां लानी है। जैसे आपने देखा अब्दुल खालिक शेख साहब थे, आईजी पुलिस, कभी मीडिया से मिलते ही नहीं थे, ना वो अपनी कारकर्दगी बताते थे मीडिया, और एक सिर्फ बात कह देते यार मैं मीडिया के लोगों से मैं दूर, वो नहीं आते थे। कभी उनको मैंने नहीं देखा कि वो कभी ग्वादर हो, कभी जोब हो। जब आईजी पुलिस दौरे पे नहीं जाएगा, अपने लोगों से नहीं मिलेगा, लोगों से राब्ता, पुलिस क्या है? पुलिस तो सिविल फोर्स है, वो तो सबसे आगे वो होता है, उसके बाद एफसी होती है और आखिर में फौज होती है। अगर पुलिस लोगों से रवाबित तोड़ेगा तो मुझे बताएं फिर पुलिस वाला क्या करेगा? तो ये उनको चेंज किया है। एक बहुत ही अच्छे अफसर जो बलूचिस्तान के ही मकामी अफसर हैं, मौज़म जाज अंसारी साहब, वो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ 4-5 साल रहे, उनको यहाँ लेके आए हैं, उनको एक टास्क दिया है। इसी तरह अब डिप्टी कमिश्नर्स और एक जो सबसे बहुत अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर यह कहा और मीडिया में सब आया है कि मैं सीनियर अफसर्स को सहूलतें दूंगा, उनको इधर भिजवाऊंगा कि वो इधर आके, इसका मतलब ये बात तय है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो फेल है, वो कोई काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता ना। तो एक ये चीजें, दूसरी ये है कि जिस तरह से पुलिस के डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों अफराद हैं, वो किस ड्यूटी पर हैं? वो एमपीए साहब के रिश्तेदार, उनके बच्चों, उनके घर पर, उनके कुक का भी काम करते हैं, उनके बूट भी पॉलिश करते हैं और गन भी उठाते हैं। उस काम पर उसको लगा दिया। मुझे बताएं फिर जो पेट्रोलिंग है, हाईवे पर पेट्रोलिंग है, जो चेक पोस्ट है, उसको कौन मैन पावर करेगा? उसको कौन देखना है? तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर मीर साहब लेने की जरूरत है। और दूसरा मेरे ख्याल में अवाम पे तवज्जो देनी चाहिए कि अवाम को तरक्की के समरात जाने चाहिए। ठीक। अगर एक रोड बन जाता है और 2 महीने के बाद वो रोड उखड़ जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। मीर साहब 150 से ज्यादा ऑफिसर्स और इलेक्टेड लोगों जो हैं, जो फार्मर हैं, उनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं करप्शन के नैब में। बड़े बड़े पोस्टों पर भी बैठे हुए हैं, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। जब डर और खौफ नहीं होगा तो लोगों को आप समरात उस तक ट्रिकल डाउन नहीं होंगे तरक्की के, तो फिर मेरे ख्याल में कैसे चलेगा? हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, कॉलेजेस में टीचर नहीं है, तो फिर मुझे बताएं कि अवाम जो है वो लाताल्लुक तो होगा ना इस सिस्टम से कि भाई ये असेंबली क्या है, मेंबरान कौन है, कैसे हैं। आपने मीर साहब नोट किया होगा एक बात, आज इतना सख्त वक्त है, इसमें होना ये चाहिए था तमाम आपके जो मिनिस्टर्स हैं, एमपीएस हैं, वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठते
और डिफेंड करते, स्टेट के नैरेटिव को मजबूत करते। वो टीवी चैनल वाले भाग रहे होते हैं उसके मिनिस्टरों के पीछे। कोई कहता है मेरा रात का खाना है, मैं उसको मिस नहीं कर सकता, कोई कहता है मैंने शादी पे जाना है। आप 45 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा नहीं निकाल सकते कि आप टीवी पर बैठ के बात करें। ये अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात जी। तो आपका ख्याल है कि अब जो कार्रवाई होने वाली है उसके नतीजे के तौर पर सूरत काबू में आ सकती है, और जो अहले सियासत को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए वो उतना कर नहीं रहे, उनको करना चाहिए। एग्जैक्टली देखिए, फौज अपना काम करे जो उसका काम है, ठीक है, एफसी पैरामिलिट्री फोर्सेस अपना काम करे जो उसको काम करना है। अब उसका जो लोगों के, अवाम के दरमियान किसने स्टेट के नैरेटिव को मजबूत करना है, यही पॉलिटिकल लोग हैं ना, जिनके बारे में क्वेश्चन भी है और लोग कहते भी हैं कि जनाब इलेक्शन वैसे हुए, इनको वैसे लाया गया। वो अपनी जगह वो डिबेटेबल है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आप किसी इलाके के नुमाइंदे हैं, आपको इस खास हालत में तो अपने कंस्टिट्यूएंसी से निकलना नहीं चाहिए। आप जाएं उधर बैठें, वहां के आप जानते हैं कि आपके गांव में कौन कौन से ऐसे लड़के हैं जो जाकर जो है जिन्होंने हथियार उठाए। आप उनके फैमिली को इन्फ्लुएंस करें, उनको बताएं यार अपने लिए भी मसले पैदा मत करो, हमारे लिए भी मसले मत पैदा करो, सूबे के लिए ये ठीक नहीं है, ये बड़ा एक आग लगी हुई है, इसको हमने सब पानी डालना है। आपके बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी में पढ़े। अगर एमपीए की प्रायोरिटी ये नहीं है कि वो अपने बच्चों को मुख्तलिफ स्कॉलरशिप पे भेजे बाहर, उनको जो है पढ़ाई और उसका खेल के मैदानों में कोई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, उसकी प्रायोरिटी नहीं है, तो ये हालात तो होंगे। ठीक बात। बहुत शुक्रिया आपका जी शहजाद जुल्फ़िकार साहब, आपने बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में बहुत तफसील के साथ सारी सूरत हाल वाज़े की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, आपको अंदाज़ा लग हो सकता है कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। इंशाअल्लाह काबू में आएंगे हालात, जैसा कि हमारे ये साथी शहजादा जुल्फ़िकार साहब कह रहे थे, और ये बलूचिस्तान की सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह जानते और समझते हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाज़िर हो। जी नाज़रीन किराम, हमने मुख्तलिफ मसलों पर गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में ये है कि यहाँ ताजिरों ने हड़ताल की हुई है। हड़ताल तो होती रहती है, लेकिन उस हड़ताल का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि उसका मतलब ये है कि हम टैक्स नहीं देंगे। होता यह है कि हर बार हुकूमतें कोशिश करती हैं कि हर तबके को टैक्स डेट पे शामिल किया जाए। उसमें ख़ास तौर पर रिटेलर, होलसेलर, वो दुकानदार, ताजर लोग ये ख़ास तौर पर शामिल होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। कहा जाता है कि इतनी लाखों दुकानें मौजूद हैं और टैक्स बिल्कुल हज़ारों में आ रहा है, गोया बहुत कम टैक्स आ रहा है, इनको भी टैक्स देना चाहिए। उनके अपने नुक्ता नज़र होता होगा, जो भी होता होगा, लेकिन अब कहा जाता है कि कोई मफ़र नहीं है, हर तबके को टैक्स देना पड़ेगा तो ही पाकिस्तान बच सकता है। क्या सूरत हाल है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं इस पर तबसरा नहीं करता, बल्कि आपको हमारे साथ दो बहुत ही जेन्युइन इस सिलसिले में नुमाइंदे मौजूद हैं। एक तो जावेद कुरैशी साहब हैं जो अंजुमन ताजरान सिंध के सदर हैं, और दूसरे महताब हैदर साहब हैं जो बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, ख़ास तौर पर इक़्तिसादी मामलात पर और इन अमूर पर वो मैं समझता हूँ कि हरफ आखिर है। जावेद कुरैशी साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका मुकदमा क्या है, क्यों आप क्या मुतालबा, आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर साहब। हमारा एक ही मुतालबा है, एफपीआर ने जो ताजिर दोस्त स्कीम जो लॉन्च की, पहले इन्होंने 6 शहर और 42 और उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं। मेरी एक प्रॉपर्टी है या मैं रेंट पे बैठा हूँ, उसकी वैल्यूएशन के ऊपर ये हमसे टैक्स लेना चाहते हैं जो हमें कतई कबूल नहीं है। ठीक है, हमेशा इनकम टैक्स उसके ऊपर होता है जो इनकम होती है, फिर ये एक एडवांस जो है वो टैक्स लेना चाहते हैं। इससे मुतवातिर हमारी मीटिंग हुई एफपीआर से, हमने उन्हें कायल करने की कोशिश की एक आसान और सादे तरीके के तहत कि आप टैक्स लें। ताजिर ने कभी टैक्स देने से इनकार नहीं किया, आज तक दिया भी नहीं है। नहीं, ये मैं मीर साहब आपकी बात से इत्तफाक नहीं, मैं नहीं कह रहा, बगैर टैक्स तासुर ये है, आपको तासुर की है। मैं तो आपको फिगर दे सकता हूँ कि कितना हम टैक्स देते हैं, कितना नहीं देते, वो तो ये उसकी मतलब मैं आपको फिगर। ठीक है, चले जी, मेहताब साहब भी होंगे, उनसे भी बात हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारा जो बड़ा मसला है, उसके बाद हमने इन्हें मुतवातर जो भी तजावीज दी, इन्होंने हमारी बातें सुनी, इन्होंने हमसे रिटर्न में की तजावीज मांगी, हमने इन्हें दी। उसके बावजूद आप ये देखें, 28 अगस्त को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है, कराची से खैबर तक तकरीबन शटर डाउन हुआ है।
ये लाजमी है, ये सताए हुए लोग हैं। हम अपने बच्चों का पेट पालते हैं, हमारे साथ 2 से 3 आदमी एंगेज होते हैं, वो खानदान होते हैं, उसके बावजूद हमें दौरे तीरे टैक्स के अंदर फंसाया जाता है। उसके बाद इस मुल्क के अंदर आईपीवी का जो मसला है, वो भी हुक्मरान जो है, वो भी जो इनकी जो कंपनियां हैं वो इन हुक्मरानों की है। बिजली के बिलों में बेताशा इजाफा है। तो मुझे बताएं कि आवाम किस तरीके से अपने आप को इस तरीके से जिंदा रख सकेगी। हुकूमत अपनी अयाशियों में पूरी है, हुकूमत अपनी हुकूमत बचाने के चक्रों में है, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं एक है। मिनट, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। मेहताब हैदर साहब ये कहते हैं कि हमने कहा कि जिस तरह इनकम टैक्स का असूल होता है उस तरह टैक्स लो हमसे, और वो लेते हैं कि रेंटेड मकान है, कुछ मकान है, उस पर प्रॉपर्टी पे टैक्स ले लेते हैं दुकानों पे। आपको क्या लगता है, क्योंकि मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी भी है पहले भी, लोग कहते हैं कि जी टैक्स तो हर देना ही पड़ेगा इनको, लेकिन ये हर बार जब टैक्स लगता है ये उससे भाग जाते हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रहा, आम तौर पर मैंने देखा तजिया करने वाले यही बात कहते हैं। आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। देखें सर, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 20-25 सालों में ये कोई 6ठी से 10वीं स्कीम है जो रिटेलर्स के लिए आई है। आपको मैं थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूँ पहले, और फिर उसके बाद मैं, अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं फिक्र जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब दोनों ही हजरात सिर्फ हैं, आप ही से बात होगी। 97 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी और एटमी धमाके उन्होंने किए। उसके बाद इसहाक डार साहब को वो लेकर आए, तो इसहाक डार साहब के ज़माने में एक फिक्स्ड जीएसटी की स्कीम वो लेकर आए थे, वो भी नाकाम हो गई। फिर आपको याद होगा मुशर्रफ साहब का ज़माना आ गया। मुशर्रफ साहब एक बड़े बड़े मजबूत समझे जाने वाले इस मुल्क के हुक्मरान थे। उनके ज़माने में उन्होंने कहा कि हम फौज की मदद से सर्विस करेंगे, तो रिटेलर्स, मुझे याद है कि 17 दिन की हड़ताल जो है वो इन्होंने की। वो काफ़ी अर्सा वो मामला चलता रहा, 5-6 महीनों के बाद अल्टीमेटली उन्होंने भी वो स्कीम जो है वो वापस ले ली। उसके बाद पीपल्स पार्टी काफ लीग आई। पीपल्स पार्टी, उनके ज़माने में भी कोशिश की जाती रही कि रिटेलर्स के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स लाई जाएं। उसके बाद जब मियां साहब की दोबारा 13 से 18 के दौरान हुकूमत आई, तो मुझे याद है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो हैं उनकी बुनियाद पे टैक्स लेने की कोशिश की जाती रही। फिर पीटीआई का ज़माना था, उसमें एक उन्होंने ये किया कि उन्होंने टीयर 1 के रिटेलर्स को डिफरेंशिएट कर दिया कि जो बड़ी रिटेलर्स की शॉप्स हैं और जो ब्रांडेड शॉप्स हैं उनके लिए रिड्यूस्ड रेट रखा उन्होंने, लेकिन वो भी जीएसटी था, वो बेसिकली इनकम टैक्स नहीं था। पहले 8% रखा, फिर 12% रखा, अभी रिसेंटली आपने देखा कि उनका टैक्स भी इस बजट में उन्होंने बढ़ा दिया। अभी ये ताजर दोस्त स्कीम लेकर आए हैं, इसकी निटी ग्रिटी पे बात हो सकती है, और इनकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि टोटल जो हुकूमत स्कीम लेकर आई है वो 100 रुपए से लेके 60,000 रुपए के दरमियान पर मंथ। बिल्कुल ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि 25-26 हजार टोटल मार्केट्स हैं जिनके रेट्स जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे इन्होंने मुकर्रर किए हैं। उनमें से सिर्फ 84 मार्केट्स ऐसी हैं जिन पे मैक्सिमम टैक्स जो है वो लगाया है एफबीआर ने 60,000। ये बात ठीक है कि अगर कारोबार में जो मंदे की सूरत हाल है, हो सकता है कि कुछ जगहों पे या कुछ मार्केट्स में या कुछ शॉप्स 60,000 रुपया पर मंथ उनके लिए बहुत ज्यादा हो। रेट्स पे तो डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो इस मुल्क में मल्टीपल टैक्स दे रहा है जी और वो टैक्स नहीं देगा, तो मैं समझता हूँ ये गेट ऑफ द स्टेट का इशू है। मैं आपके सामने चंद और हकायक रख देना चाहता हूँ और देखने वाले ज्यादा बेहतर फैसला करेंगे। पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास है उसने पिछले साल 375 अरब रुपए टैक्स लिया, ठीक है, और इस साल जो टैक्स रेट्स में इजाफा हुआ है, एस्टिमेट्स ये बता रहे हैं कि 450 अरब रुपए टैक्स देंगे, ठीक है, सैलरीड क्लास के लोग, जिसमें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों शामिल हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आप देखें कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो कि सूबाई मामला है, और ये जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं जो सब्जियों के अंदर भी बैठे हुए हैं, ये बात इनकी ठीक है कि
वो जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, पिछले साल के जो फिगर्स हैं वो 2 बिलियन रुपए हैं सिर्फ। इन चारों सूबाई हुकूमतों ने 2 अरब रुपए जो है वो उनसे जमा किए हैं। पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं जिन पे अभी तक 1% की टैक्सेशन रजीम थी पिछले साल तक, अभी उनको नॉर्मल रजीम में लेकर आए हैं। 80 से 85 अरब रुपया पिछले साल उन्होंने टैक्स की मद में, इनकम टैक्स की मद में अदा किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हो या रिटेलर्स के ऊपर टैक्स हो, टैक्स खत्म नहीं होता। ये रिट ऑफ द स्टेट का इशू है। स्टेट को अपनी रिट इस्टेब्लिश करके जिससे जितना टैक्स बनता है वो लेना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको भी हल करना चाहिए। अगर कोई शॉप ऐसी है कि जिसका टर्नओवर कम है और उससे 60,000 रुपया ज्यादा बनता है, तो मैं कतन इस बात की सपोर्ट नहीं कर सकता कि आप उससे 60,000 रुपया, बिल्कुल ठीक बात है, उससे कहें भाई हिस्सा बकदरे जुस्सा वाला मामला है। आपका 1,000 रुपया बनता है, 5,000 बनता है, 10,000 बनता है, 15,000 बनता है, 25, 30 जितना भी बनता है, आप वो टैक्स कंट्रीब्यूट करें ताकि आप जो है वो इस मुल्क की मईशत में कर सके। नाज़रीन किराम, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते। वेलकम बैक। वहीं से बात शुरू करते हैं जहां पहले ख़त्म की थी। जावेद कुरैशी साहब, आपने बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े गौर के साथ ये गुफ्तगू सुनी। खुलासा ये है कि टैक्स तो देना ही देना है, और ये भी खुलासा वो बात करते हैं कि कुछ अगर किसी पर ज़्यादा टैक्स लगा है तो उस पर नेगोशिएट हो सकता है, ये भी मेहताब साहब कहते हैं। अब बस लड़ाई कहाँ किस बात पर है? अगर यानी आप कहते हैं कि इनकम टैक्स हम साल के बाद ही देंगे, तो वो उनको यकीन नहीं आता कि आप देंगे, तो शायद गालिब मुश्किल ही है उन्होंने ये स्कीम लाए। तो क्या ये इतनी स्कीमें उन्होंने गनवाई हैं, पता नहीं कितनी स्कीमें आ चुकी हैं जो रिटेलर्स को टैक्स में लाने के लिए। तो कोई आप वायबल तरीका तो बताएं ना, तो टैक्स तो लेना है, मैं देता हूं तो आप भी दें। मीर साहब टैक्स से कभी भी ताजिर पीछे नहीं हटा, और ये टैक्स ही है जिससे ये मुल्क चल रहा है, और हुक्मरानों की अय्याशियां भी इसी टैक्स पे हो रही हैं। आज आप देखें हमारा मुल्क माशी तौर पे इस वक्त इस कदर यानी तबाही के दौराने पे है, ताजिर बरादरी अपने हिस्से का टैक्स देने को तैयार है। मैं ऑन एयर पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो नॉन फाइलर है उसे फाइलर बनाया जाए। 70 लाख कमर्शियल मीटर हैं, क्या उनके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है एफपीआर के पास? वो क्यों नहीं उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आते? हमने कब उनकी मुखालफत की है? रही मेहताब साहब की बात, देखिए जी, मुतवातर जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें दी हैं, लेकिन ये डंडे के जोर पर, दादागिरी के जोर पर टैक्स लेना ये कहीं का दुनिया का कोई उसूल नहीं है। हमने उन्हें तजावीज दी, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। मुझे आप एक बात बताएं, प्रॉपर्टी आपकी है, आपने खरीदी है या आप रेंट पे है, उसकी वैल्यूएशन पे आप टैक्स ले रहे हैं यार, कोई कहाँ का कानून है? जब आप फिर कुछ तरीका बताया ना कैसे दिया जाए टैक्स। सर मैं आपसे बता रहा हूं ना, जब ये स्कीम इन्होंने लॉन्च की, किसी को भी स्टेक होल्डर को इन्होंने उनसे बातचीत नहीं की। जब स्कीम लॉन्च करने के बाद आवाजें निकलने आई तो अब इन्होंने कॉन्टेक्ट किया। आज पूरे मुल्क के अंदर 70-75 आदमियों ने ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर उन्होंने 1200 रुपए सालाना का झांसा दिया, और उसके बाद आज कराची के अंदर 60-60 हजार रुपए के नोटिस आए हैं। लेकिन हुकूमत टैक्स लेना चाहती है, हमसे टेबल पे बैठे, तरीकाकार हम भी बताएंगे, उनका भी तरीकाकार होगा। टैक्स मुल्क को चाहिए, मुल्क को चलाने के लिए बगैर टैक्स के मुल्क नहीं चलते। इन तरीकाकार इतना सादा और आसान हो कि उसकी भी इज्जत नफ्स रहे। अब फर्ज करें, आपने कहा कि कैसे देना चाहते हैं जी ये टैक्स, आप एडवांस टैक्स ले रहे हैं, आपको कैसे इल्म हो गया मैं पूरे साल के अंदर 50 लाख कमा लूंगा? यार मुल्क की हालात वो मेरी तनख्वाह से हर महीने काट लेते हैं, आपसे अगर हर महीने ले लेंगे तो क्या हर्ज है? तनख्वाह फिक्स है मीर साहब, आपकी तनख्वाह फिक्स है, हमारी जो सेल है वो फिक्स नहीं है। कस्टमर आता है नहीं आता, मुल्क के हालात कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, आपकी तनख्वाह बारिश हो आंधी हो फिर कैसे तय हो कि आप अपनी इनकम सही शो करेंगे? उनको यही शक है ना जी, मेरा ख्याल है कि एफपीआर का इतना बड़ा इदारा है, क्यों नहीं ये सर्वे पे निकलता? ये अपने ऑफिसों में बैठे हुए नोटिस। ठीक है मेहताब साहब, ये जो बातें कर रहे हैं इसका कोई बनतिया है? क्या कहते हैं, क्या लोग कहते हैं टैक्स तो 7 साल देते जाओ, कोई हर्ज नहीं है, इनको भी आसानी रहेगी, हुकूमत को भी आसानी रहेगी। आप क्या कहते हैं इसका?
जी मेहताब हैदर साहब, बात सामने आ जाए। जो मैंने आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स के बताए, अब मैं रिटेलर्स का यार बताना आवाज नहीं चाहता आ हूं रही कि है। उन्होंने पिछले साल कितना टैक्स दिया। रिटेलर्स ने पिछले माली साल के दौरान जो 23-24 का था, जो 30 जून 2024 को खत्म हुआ, 4 लाख रिटेलर्स रजिस्टर्ड हैं एफबीआर के सिस्टम के अंदर, जिनमें से 2,70,000 रिटर्न फाइलर हैं। और इन 2,70,000 लोगों ने जो टैक्स पे किया है, एफबीआर की फील्ड फॉर्मेशन 25 जो हैं, उन सब का डेटा मेरे पास मौजूद है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दें। सिर्फ 33.9 अरब रुपए इन्होंने जमा करवाए, यानी 34 अरब रुपए तकरीबन इन लोगों ने जमा करवाए हैं पूरे पाकिस्तान में से, जिसमें टीयर 1 के रिटेलर्स भी शामिल हैं और मेजर कंट्रीब्यूशन टीयर 1 के रिटेलर्स की है। देखें, मसला ये है कि ये जो बात कर रहे हैं, मैं बसदे एहतराम, बड़े एहतराम के साथ इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये आपके लिए बड़ी आसान स्कीम है। जो अपर स्केल और वो जो 60,000 वाला 84 है, वो मैं मानता हूँ ज्यादा है, लेकिन अगर आप नॉर्मल रजीम में आना चाहते हैं, उसमें नॉर्मल रजीम में जो सैलरी क्लास का या नॉन सैलरी क्लास का स्ट्रक्चर है, वो तो फिर ये है कि 5% से लेके मैक्सिमम 40% तक है। अगर आपको, आप समझते हैं कि आप रिकॉर्ड कीपिंग रख सकते हैं और आप कहते हैं जी कि हम उसमें आना चाहते हैं, तो मैं तो समझता हूँ आइडियली तो यही होना चाहिए कि जिसकी जितनी इनकम है उसके ऊपर उतना टैक्स जो है वो होना चाहिए। ठीक है, क्यों आई जनाब? एग्री, जावेद बिल्कुल बिल्कुल एग्री है। ये तो मेहताब कहते हैं साहब कि की बात अगर से ये मैं तो बिल्कुल आइडियल एग्री हूँ। सिचुएशन है, अगर हो देखिए, सकता है आप तो। देखिए मेहताब साहब ने जो फिगर दी, मैं ये दावा कर जी मैं जी, दावा कर रहा हूँ कि 70 लाख कमर्शियल मीटर हैं। क्या एफबीआर सत्तू पीकर सोया हुआ है? क्यों नहीं उन्हें टैक्स नेट में लेकर आता? क्यों नहीं उनके सर्वे होते? क्या ये काम ताजरों का है? जो टैक्स नहीं देता वो मुल्क के साथ खैरख्वाह नहीं है। मैं आज आपके प्रोग्राम के लेकिन आप जो बात कहते हैं, एक तबका जो टैक्स दे रहा है, मजीद उसके ऊपर टैक्स का बोझ डाला जा रहा है। आप ये देखिए, मुल्क पाकिस्तान सबका है। आपने अपने हिस्से का टैक्स देना है, मैंने अपने हिस्से का टैक्स देना है। आप कर क्या रही है हुकूमत? जो टैक्स दे रहा है मजीद उसी की गर्दन दबाई जा रही है। वो दूसरे सेक्टर में नहीं जाना, घुसना चाहता। क्यों नहीं एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाते ये लोग? क्यों इनके पर जलते हैं वहां? आज हमारी जो बैठी हुई है असेंबलियां, उनके ऊपर क्या कुछ खर्च नहीं होता? कभी इन्होंने किफायतशारी की बात की? कभी नहीं की। इन्होंने कभी अपना प्रोटोकॉल कम किया? कभी नहीं किया। दूसरों को ये दर्श देते हैं कि जी आप मुल्क के लिए कुछ ये करें। अरे भाई, मुल्क के लिए आवाम ने हमेशा कुर्बानी दी है। आज आप बिजली के बिलों में देखें, ये आईपीपी किसकी है? मेरी मलकियत है या आपकी है? इन्हीं हुक्मरानों की हैं। क्यों नहीं उनके मुताबिक उनको बिठाते? मैं आज आपके प्रोग्राम से, मैं आर्मी चीफ से दरखास्त करता हूं कि आप बैठे साजिश का किरदार अदा करें और इस मुल्क को चलाने के लिए ताजिर बरादरी को भी बैठाएं और हुकूमती लोगों को भी बैठाएं और बैठकर जिस चीज का जो हिस्सा बनता है वो इसमें डाले पाकिस्तान के लिए। जी और यहाँ से मेहताब करप्शन साहब, खत्म कैसे इस बहस को अगर कंक्लूड किया जाए तो कैसे किया जाए? इनकी बात तो सारी सुनी, ये कहते हैं टैक्स देने को तैयार हैं, और एफबीआर क्यों क्या कर रही है? अच्छा, एफबीआर पर तो सारा पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है, जी हुकूमत भी लगाती है, आप हम भी लगाते हैं, लेकिन अमली तौर पे हल किया है कैसे टैक्स जो हर तबके से लिया जाए? ये बात भी ठीक है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से टैक्स नहीं वसूल किया जाता, जैसा किया जाना चाहिए, तो लेकिन ये जो ताजरों से टैक्स लिया जाता है, अगर इनसे कहा जाए कि 50 लाख से ऊपर अगर कोई आपसे खरीदारी करे तो आप शनाख्ती कार्ड देखें तो ये इस पर चिट जाते हैं हर बार, तो क्या तरीका इख्तियार किया जाए इस पर ये भी खुश हो जाए और मामला खुश भी तय हो जाए? सर, मामला मैं आपको बताऊं, असल में देखें एफबीआर के अंदर भी प्रॉब्लम्स है। अगर मैं ये कहूं कि एफबीआर के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है तो ये बात ठीक नहीं होगी। ठीक है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, लेकिन उस ट्रस्ट डेफिसिट को हल एक ही तरीके से किया जा सकता है। वो तरीका ये है कि इस मुल्क के अंदर जो बंदा भी कमर्शियल एक्टिविटी में है, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, या वो फिक्स्ड इनकम कमा रहा है या किसी कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर है, उसको जितना उसकी इनकम है उसके ऊपर उसको टैक्स देना चाहिए। ये इनकम नीली, पीली, सफेद, काली नहीं होती। इनकम होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर से कमाए, चाहे वो सैलरी क्लास से कमाए, चाहे वो कारोबार से कमाए,
अगर हर शख्स दूसरे के बारे में बात करता रहेगा कि फलां जो है उसने गड़बड़ की है, ये एक्सक्यूज नहीं है कि मैं अपना टैक्स अदा ना करूंगा। ठीक है, सारी बातें इनकी मैं मानता हूँ, ये सारी बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये अपने हिस्से की जो कंट्रीब्यूशन है वो करें। देखिए, ये नहीं है कि हम जो है वो सैलरी क्लास वाले बहुत अच्छे हैं। हमारा भी ये है कि हमारी डिडक्शन ग्रॉस पे, यानी हमारी सैलरी से कट के टैक्स, उसके बाद हमें सैलरी मिलती है। ये निज़ाम के अंदर जो खराबियां हैं इनको ठीक करने की जरूरत है। एक्सपेंडिचर साइड पे जो ये बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। IPPs का जो इश्यू की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। असल इशू रिट ऑफ द स्टेट का है सर। रिट ऑफ द स्टेट तो हम पर भी पड़ रहे हैं। एक बात और कर दूं सर, अगर कोई शख्स ये सोचता है कि वो टैक्स बचाकर, टैक्स खत्म नहीं होता, टैक्स किसी न किसी और सूरत में वापस आता है। आज पाकिस्तान में जितने बिजनेसमैन हैं इनको सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ रहे हैं, ये भी एक टैक्स है। अगर रिट ऑफ द स्टेट होती और इस्टेब्लिश होती पूरी तरह, तो आज ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस मुल्क के अंदर ना होती। तो हम अपने ऊपर भी, अपने आने वाली नस्लों के ऊपर भी रहम करें और अपना टैक्स का जो निज़ाम है हम सब मिलजुल कर उसके हवाले से जो करें, और जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको उतना टैक्स जो है वो पे करना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम, सर्विसेज, इन सब के ऊपर जो है टैक्स सही होना चाहिए। जी जावेद, तो सब आखिरी अल्फाज आपके क्या है? टैक्स देने को आप तैयार हैं? आसान तरीका क्या है आपसे टैक्स देने का? बिल्कुल बिल्कुल हम तैयार हैं। मैं तो पहले भी कह चुका हूं, और मेहताब साहब की बातें बहुत मुनासिब और सही बात कर रहे हैं। कुछ इन्होंने जो फिगर दी है वो 3.3 वाली, उसके अलावा हमारे जो कमर्शियल मीटर में भी इनकम टैक्स जो ले रहे हैं वो किस खाते में जा रहा है मुझे बताएं। 70 लाख। लेकिन ऐसा नहीं है। एक तबका ये शो किया जाता है कि ताजिर टैक्स देना नहीं चाहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये दावे से कहता हूं हम आपको टैक्स दिलवाएंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आखिरी फिक्रा आपका बहुत खूबसूरत है कि हम आपको टैक्स दिलवाएंगे। देखिए कि FPR का जो करप्ट इदारा है, आपने देखा पीएम साहब ने 12 ये भी बात ठीक है, ये बात भी ठीक है, को इसकी बना लिया। आवाम को बताया उनके ऊपर क्या एलिगेशन था, क्या उनको सजाएं हुई। यार, हमारे हक हलाल की कमाई के पैसों से आप अयाशियां कर रहे हैं और ये ब्यूरोक्रेट उसको लूट मार बचाई हुई है। आप उनका एहतसाब नहीं करते, आप आते हैं गर्दन दबाते हैं ताजिरों की। ये ताजिर टैक्स नहीं देता। चलिए, ये बात ठीक है। नाज़रीन किराम, हमारे निज़ाम में बहुत बड़ी खराबी है। जो टैक्स वसूल करने वाला अदारा है उस पर किसी को एतबार नहीं है जी। हुकूमत को एतबार नहीं है, जो टैक्स देता है उसको एतबार नहीं है, किसी को एतबार नहीं है। और टैक्स लेने वालों को इस बात पर भी एतबार नहीं है कि जो टैक्स शो कर रहा है वो सही शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के हर तबके को टैक्स नेट में कैसे शामिल किया जाए? अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो मेरे जैसे लोगों पर, जो तनख्वाहदार तबका है, उस पर बोझ ज़्यादा पड़ता है, और इतना बोझ पड़ चुका है कि आदमी बिलबला उठे हैं। खुदा के लिए इस मसले का कोई हल तलाश कीजिएगा। ये बड़ा मुश्किल हो गया अब ताजरों के लिए। कई बार कई स्कीमें आई लेकिन उनको कोई स्कीम भी काबिल कबूल नहीं हुई। कोई ऐसी स्कीम बना लीजिए, ताजरों को भी चाहिए कोई ऐसी स्कीम बना लें कि हुकूमत को भी काबिल कबूल हो, अवाम को भी काबिल कबूल हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और उनके भी मुफाद में हो। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।